गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अपना पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में लास्ट हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। अपना पार्ट सी आता है। पार्ट सी में हम पढ़ेंगे संश्लेषण के आधार पर, यानी कि बाई बेसिस ऑफ सिंथेटाइज्ड तो जब हम संश्लेषण के आधार पर पॉलीमर को पढ़ते हैं तो पॉलीमर कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। और वो जो 2 टाइप का जो पॉलीमर होगा वो अपने पास दोनों अलग अलग लिख लेते हैं। नंबर 1 जो है वो अपने पास आता है योगात्मक बहुलक, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल पॉलीमर। दूसरा जो है अपने पास वो आता है संघनन बहुलक, जिसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर बोलते हैं। तो अपने पास बाई बेसिस ऑफ सिंथेटाइज, यानी सिंथेटाइज की प्रोसेस के आधार पर अपने पास पॉलीमर 2 टाइप का होगा। एक अपने पास पॉलीमर आएगा वो आएगा एडिशनल पॉलीमर। दूसरा जो पॉलीमर आएगा वो अपने पास कौन सा आएगा? कंडेंसेशन पॉलीमर आएगा। तो एडिशनल पॉलीमर हम किसको बोलते हैं पहले वो देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे किसकी? कंडेंसेशन पॉलीमर की। तो एडिशनल पॉलीमर जो है वो हमेशा एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है, यानी कि योगात्मक बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनता है। हम ये कहेंगे कि इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे होगा? एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस द्वारा होगा। एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस द्वारा होता है। नेक्स्ट जो अपने पास आता है इसको हम क्या कहते हैं? चेन इंक्रीजिंग पॉलीमर भी कहते हैं। चेन इंक्रीजिंग पॉलीमर भी कहते हैं। चेन इंक्रीजिंग का मतलब श्रृंखला वर्धी बहुलक भी कहते हैं। श्रृंखला वर्धी बहुलक भी कहते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास आता है इसका 3rd पॉइंट वो हम ये कहेंगे कि जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी कि जब इसकी मोनोमर यूनिट्स आपस में क्या करती हैं? रिएक्शन करती हैं। तो इनकी मोनोमर यूनिट्स रिएक्शन करेंगे तब यहाँ से जैसे NH3 अमोनिया, H2O वाटर या अल्कोहल सम क्वांटिटी में क्या होते हैं? यहाँ से रिलीज होते हैं, यानी कि बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? बाहर नहीं निकलते हैं। बाहर नहीं निकलते हैं, यानी कि रिलीज नहीं होते हैं। रिलीज नहीं होते हैं। तो अपने पास 3 पॉइंट आ गए। एडिशनल जो पॉलीमर है वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस द्वारा बनता है, यानी कि योगात्मक बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनता है। दूसरा जो है वो है कि चेन इंक्रीजिंग पॉलीमर भी कहते हैं, यानी कि इसको हम श्रृंखलावर्ती बहुलक भी कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो अपने पास ये आता है कि जब ये दोनों इसकी जो दोनों मोनोमर यूनिट होंगी और जब आपस में क्या करेंगी? रिएक्शन करेंगी, उस टाइम पर अमोनिया, H2 और अल्कोहल है वो बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि बाहर नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से अपने पास इसका जो मोलिकुलर वेट है वो मोनोमर यूनिट के क्या होगा? n गुणज होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिसके कारण पॉलीमर का मोलिकुलर वेट मोनोमर यूनिट के n गुणज होता है। n गुणज होता है। तो मोनोमर यूनिट के क्या होगा? n गुणज होगा। यानी कि यहाँ से न तो अमोनिया बाहर निकलेगी, न H2O बाहर निकलेगा, न अल्कोहल बाहर निकलेगा। जब ये रिलीज नहीं होंगे तो जिसके कारण जो पॉलीमर का अपने पास जो मोलिकुलर वेट आएगा, पॉलीमर का जो मोलिकुलर वेट आएगा
वो मोनोमर यूनिट के मोलिकुलर वेट के क्या होगा, n गुणज होगा। यानी कि मोनोमर यूनिट के मोलिकुलर वेट का क्या होगा, n गुणज का मतलब जितनी हम क्या लेंगे उसकी मोनोमर यूनिट लेंगे उसके ही क्या आ जाएगा, n गुणज आ जाएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा AB, एक हमने क्या लिखा पॉलीमर मोनोमर यूनिट लिखी इसकी मोनोमर यूनिट, और इसकी हमने क्या ली है, n यूनिट ली है। यहाँ पर मैं कह दूँ कि इस मोनोमर यूनिट का मोलिकुलर वेट है वो कितना है, 25 है। कितना है, 25 यानी कि 25 है। और n इक्वल टू मैं कितना लिखूँ, 100 लिखूँ। क्या लिखूँ, 100 लिखूँ। तो इससे एक पॉलीमर बन रहा है AB। क्या पॉलीमर बन रहा है, AB पॉलीमर बन रहा है। तो इस AB पॉलीमर का अगर अपने से कोई पूछे कि मोलिकुलर वेट क्या होगा, तो हम सीधा सीधा ये कह देंगे कि इसका 25 मोलिकुलर वेट तो किसका था, मोनोमर यूनिट का था, और इसके हमने 100 यूनिट ली थी, तो कितना हो जाएगा 2500 इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब एडिशनल पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है उसके अंदर यानी कि योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया जो होगी, अमोनिया, H2O, एल्कोहल ऐसे कोई छोटे मोटे अणु हैं वो रिलीज नहीं होते हैं। और जब रिलीज नहीं होते हैं जिसकी वजह से इस पॉलीमर का जो मोलिकुलर वेट जो आता है वो मोलिकुलर वेट जो है वो मोनोमर के मोलिकुलर वेट के क्या होगा, n गुणज होगा। क्या होगा, n गुणज होगा। यानी कि पॉलीमर बहुलक का अणु भार जो है वो एकलक इकाई के अणु भार के क्या होता है, n गुणज होता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा, जैसे AB हमने एक मोनोमर यूनिट ली जिसका मोलिकुलर वेट कितना है, 25 है। कितना है, 25 है। और यहाँ पर इसकी n जो एकलक इकाइयाँ ली हैं वो कितनी ली हमने, 100 एकलक इकाइयाँ ली हैं। माना कि इससे पॉलीमर क्या बनना है, AB बनना है। क्या बनना है, AB। तो इस पॉलीमर का मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसके मोलिकुलर वेट यानी कि मोनोमर के मोलिकुलर वेट को उसके मोनोमर यूनिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मोनोमर यूनिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉलीमर का मोलिकुलर वेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाले एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे अपने पास किसके आते हैं, एडिशनल पॉलीमर की प्रॉपर्टीज आती है, यानी कि उसके गुण आते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखें तो हम लिख सकते हैं वही पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीप्रोपीन, टेफ्लॉन। तो ये वाले जो पॉलीमर हैं वो सारे के सारे कौन से पॉलीमर होंगे, योगात्मक बहुलक होंगे, यानी कि एडिशनल पॉलीमर होंगे। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी कि संघनन बहुलक। और संघनन बहुलक में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहली बात ये हमेशा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पॉलीमर प्रोसेस द्वारा बनते हैं, यानी कि संघनन बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा, संघनन बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, संघनन बहुलक का निर्माण होता है। यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस द्वारा क्या बनता है, संघनन बहुलक बनता है। सेकंड जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि जैसे हमने इसको लिखा है कि ये चेन इंक्रीजिंग पॉलीमर है, तो इसको हम लिखेंगे स्टेप इंक्रीजिंग पॉलीमर कहेंगे, स्टेप इंक्रीजिंग पॉलीमर कहेंगे। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है कि जैसे इनमें से NH3H2O एल्कोहल है वो रिलीज नहीं हो रहे थे, इसमें हम लिख देंगे इसमें NH3 अमोनिया, H2O वाटर और एल्कोहल हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसके कारण पॉलीमर का मोलिकुलर वेट जो है, पॉलीमर का अणुभार यानी कि मोलिकुलर वेट जो है मोनोमर यूनिट के n गुणज नहीं होता है। अब सिंपल सी बात है कि जब दो मोनोमर यूनिट आपस में क्या होती हैं, ऐड होती है यानी कि जुड़ती हैं। जब दो मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेंगे और उस टाइम पर अगर NH3 यानी कि अमोनिया, H2O यानी कि वाटर, या फिर हम कहें कि एल्कोहल क्या हो जाए, यहाँ से बाहर निकल जाएं। जैसे मैं ये कह दूँ कि जल का अणु बाहर निकलेगा, तो सिंपल सी बात है जल का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18। तो सिंपल सी बात है उसमें से 18 तो क्या हो गया,
कम हो ही गया तो ये कह सकते हैं कि उसका जो मोलिकुलर पॉलीमर का जो अणुभार आएगा यानी मोलिकुलर वेट आएगा वो मोनोमर यूनिट के n गुणज कभी भी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि दोनों का हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे अपने को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि n गुणज होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहला जैसे एग्जाम्पल जो मैंने लिया वो एग्जाम्पल मैंने लिया है एडिशनल पॉलीमराइजेशन में यानी कि एडिशनल पॉलीमर में, और एडिशनल पॉलीमर में मैंने एग्जाम्पल लिया है पॉलीथीन का। पॉलीथीन में जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी मैं n यूनिट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n इक्वल्स टू 1000 यूनिट, n इक्वल्स टू 1000 यूनिट, यानी कि मैंने एथीन को कितनी बार लिया है, 1000 बार लिया है। कितनी बार लिया है, 1000 बार लिया है। इसका मोलिकुलर की वेट की बात करें हम तो कार्बन का 12 और 2 कार्बन इसलिए 24 प्लस 4 तो टोटल कितना हो गया है 28। कितना हो गया है 28। तो यहाँ पर एथीन का जो मोलिकुलर वेट आएगा वो कितना आएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28 आएगा। और जब इससे पॉलीमर बनेगा यानी कि पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी तो इस प्रकार से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसको मैं क्या कर दूँ n से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपने पास ये क्या बन जाता है पॉलीथीन बन जाता है। क्या बन जाता है पॉलीथीन बन जाता है। एथीन से क्या बना पॉलीथीन। अब ये कहे कि इस पॉलीथीन का मोलिकुलर वेट कितना होगा तो सिंपल सी बात है 28 तो मोनोमर यूनिट का क्या था मोलिकुलर वेट था, 1000 यूनिट हमने इसकी क्या की है ली हैं तो सिंपल सी बात है 28,000 इसका क्या आ जाएगा मोलिकुलर वेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 28,000 इसका क्या आ जाएगा मोलिकुलर वेट आ जाएगा। तो हम ये सीधा सीधा ये कहते हैं कि जैसे NH3 या एल्कोहल है ऐसे अणु कोई रिलीज तो होता नहीं है जिसकी कारण पॉलीमर का जो मोलिकुलर वेट आएगा वो जो है मोनोमर यूनिट के क्या होता है n गुणज होता है। क्या होता है n गुणज होता है यानी कि उसका क्या होता है n मल्टीप्लाई होता है। उसका जो मोलिकुलर जो वेट आएगा वो मोनोमर यूनिट के क्या आएगा n मल्टीप्लाई आएगा। अब जितनी मोनोमर यूनिट हम लेंगे उसी हिसाब से उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास एग्जांपल ले लेते हैं हम कंडेंसेशन पॉलीमर का। कंडेंसेशन पॉलीमर में पहले एग्जांपल लिखते हैं और फिर एक एग्जांपल को हम सोल्व करते हैं तो ये n गुणज क्यों नहीं होता है, इसका n मल्टीप्लाई क्यों नहीं होता वो हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन पॉलीमर के नंबर 1 लिया हमने नायलॉन 66, नेक्स्ट हमने लिया नायलॉन 26, नेक्स्ट हमने लिया इसका एग्जांपल टेरिलीन यानी जिसको हमने कहा था डेक्रॉन, नेक्स्ट एग्जांपल लिया ग्लिप्टल, नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने बेकेलाइट, नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ऐसे कई सारे एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने लिया है अब की बार टेरिलीन का। टेरिलीन के एग्जांपल में हम क्या लेते हैं टर्थेलिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं टर्थेलिक एसिड। पहले इसकी मैं दोनों मोनोमर यूनिट लिख देता हूँ। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती हैं वो एक मोनोमर यूनिट तो होगी टर्थेलिक एसिड, टर्थेलिक एसिड फॉर्मूला होगा बेंजीन के 1,4 पोजीशन के ऊपर, बेंजीन के 1,4 पोजीशन के ऊपर क्या आएगा COOH फंक्शनल ग्रुप आएगा। नेक्स्ट इसकी दूसरी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है एथिलीन डाइअमीन, नहीं एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला OH CH2OH जिसको हमने काफ़ी बार पढ़ा है। एथिलीन ग्लाइकोल जो किसी भी पदार्थ का हिमांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या कर देता है बढ़ा देता है, जिसको हम क्या कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं। तो ये अपने पास अपने थैलिक एसिड आया और अपने पास क्या आया एथिलीन ग्लाइकोल आया। इन दोनों मोनोमर यूनिट को आपस में ऐड करेंगे तब अपने पास क्या बनेगा टेरिलीन यानी कि डेक्रॉन बनेगा। क्या बनेगा डेक्रॉन बनेगा। तो अपने पास दोनों को जोड़ते हैं हम CH2OH और यहाँ पर टर्थेलिक एसिड जिसको मैंने आड्डा पटक दिया है, इजी तरीके से समझ में आए इसलिए
ये लो जी, इसकी हम कितनी यूनिट लेंगे, n यूनिट लेंगे, और इसकी भी कितनी यूनिट लेंगे, हम n यूनिट लेंगे। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा। इस साइड में कोई अगर टरथेलिक एसिड आकर जुड़ेगा तो यहाँ से H, इस साइड में एथिलीन ग्लाइकोल आकर जुड़ेगा तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, OH। तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी, यानी कि यहाँ से मैं लिख देता हूँ NH2O, और यहाँ से ऑक्सीजन CH2, CH2O, C डबल बॉन्ड O, ये जुड़ा हुआ है बेंजीन से जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, और ये अपना क्या बन जाता है, एक नया पॉलीमर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेरिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरिलीन कहते हैं। और इस टेरिलीन का जो मोलिकुलर वेट होगा वो उसकी मोनोमर यूनिट के n मल्टीप्लाई कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस जब इन दोनों का आपस में दोनों मोनोमर यूनिट्स को आपस में ऐड किया तब उस टाइम के ऊपर यहाँ से n यूनिट के रूप में बाहर क्या निकला, H2O बाहर निकला। अब सिंपल सी बात है, 2 यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो एक H2O बाहर निकलेगा, 3 यूनिट जुड़ेंगे तो 2 H2O बाहर निकलेंगे, 4 यूनिट जुड़ेंगे तो 3 H2O बाहर निकलेंगे। तो इस प्रकार से H2O क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और एक H2O का जो मोलिकुलर वेट जो होता है वो 18 होता है। तो धीरे धीरे 18 हर 2 यूनिट के हिसाब से 18 मोलिकुलर वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कभी भी उसके n मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जबकि जब हम एडिशनल पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे, यानी कि एडिशनल पॉलीमर की बात करेंगे, उस टाइम के ऊपर इन दोनों का मोलिकुलर जो पॉलीमर का जो मोलिकुलर वेट जो होगा वो हमेशा मोनोमर यूनिट के n मल्टीप्लाई होगा, यानी कि n गुणज जरूर होगा, क्योंकि उसमें से कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकलता है। दोनों जो मोनोमर यूनिट जो होंगी या एक मोनोमर यूनिट जो होगी वो आपस में आकर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। और ऐड होते ही एक पॉलीमर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, वहाँ से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बनता। जबकि इन बहुलकों में जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो दोनों में आकर क्या हो जाएंगे, कुछ ना कुछ रिलीज जरूर होगा। अब यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट हमने लिखा था उसमें लिखा था चेन इंक्रीजिंग पॉलीमर। चेन इंक्रीजिंग पॉलीमर का मतलब इसमें हमेशा क्या होती है, श्रृंखला बढ़ती जाती है। क्या होती जाती है, श्रृंखला बढ़ती जाती है। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर में हमेशा क्या होती है, स्टेप इंक्रीजिंग होती है, यानी कि एक पद बढ़ता है, एक स्टेप बढ़ती है। जबकि वहाँ पर क्या होती है, एक चेन इंक्रीज होती है। तो ये तो हमेशा एडिशनल पॉलीमराइजेशन यानी कि 2 चीज़ें ऐड होने से आपस में बनती हैं। और यहाँ पर जो कंडेंसेशन का मतलब 2 चीज़ें जब आपस में आकर जुड़ेंगी उसमें से कुछ ना कुछ छोटा सा पदार्थ है या कोई ना कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जो है वहाँ से हटेगा और फिर वो आपस में आकर क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो ये अपना रहा सिंथेटाइज की प्रोसेस के ऊपर पॉलीमर है वो 2 टाइप का होता है, एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। दोनों में 2-2, 3-3 डिफरेंस है, वो याद रखने अपने को। अपने से डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संघनन बहुलक और योगात्मक बहुलक यानी कि एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर दोनों में 2-2 डिफरेंस या 3-3 डिफरेंस लिखिए। तो डिफरेंस याद करने जरूरी है। और इनके एग्जाम्पल तो वही 24 है जो घूम घूम के क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का। धन्यवाद।